स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है मनतेज सिंह गौलख और आज की इस वीडियो में हम FGFA फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, FGFA हमारे देश का सुखोई और HAL द्वारा बनाया जाने वाला एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला था, जिसे पर्सपेक्टिव मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट का भी नाम दिया गया था। ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला था जो कि रशिया के सुखोई 57 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड होने वाला था। इसे हमारे देश की HAL और रशिया की सुखोई मिलकर डेवलप करने वाले थे। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट रशिया के सुखोई 57 का एक इंडियन वेरिएंट होने वाला था। इसमें रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर 43 इंप्रूवमेंट्स होने वाली थी। इसमें एडवांस सेंसर्स होने वाले थे, नेटवर्किंग और कॉम्बैट एवियोनिक्स होने वाले थे और इसके साथ ही हमारे देश को मिलने वाले एयरक्राफ्ट में 2 सीटर वेरिएंट भी होने वाला था, जिसमें एक पायलट और एक को पायलट होने वाला था। दोस्तों, हमारे देश ने 2018 में इस प्रोग्राम से अपने पैर पीछे खींच लिए थे, लेकिन इसके बाद ऐसे हिंट आए थे कि इस प्रोग्राम को फिर से शुरू किया जा सकता है जब सुखोई 57 एयरक्राफ्ट को रशिया की एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद 2019 में हमारे देश की एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया का कहना था कि हमारा देश कोई भी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट इंपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि हमारा देश अपने HAL AMC एयरक्राफ्ट के ऊपर फोकस करेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में कौन सी प्रॉब्लम्स थी। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका अंडर पावर्ड इंजन्स थे। दोस्तों, जो एयरक्राफ्ट अभी रशिया ऑपरेट कर रहा है वो AL-41F इंजन के साथ ऑपरेट किए जा रहे हैं, जो कि इस एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये इंजन रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्ट के लिए बनाए गए थे, जो कि सुखोई 57 एयरक्राफ्ट के लिए एडिक्वेट नहीं है। दोस्तों, रशिया का AL-41F इंजन 32,500 पाउंड्स का थ्रस्ट जनरेट करता है। दोस्तों, ये इंजन 86.3 kN का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और 142 kN का आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट जनरेट करता है। लेकिन वहीं इस एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। AL-41F इंजन के साथ ये एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी नहीं कर सकता था। दोस्तों, एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज उसके सुपर क्रूज और मैन्यूवरेबिलिटी प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस्तों, रशियन के एयरक्राफ्ट सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन अंडर पावर्ड इंजन्स के साथ ये एयरक्राफ्ट सुपर मैन्यूवरेबल नहीं था और इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज करने के केपेबल भी नहीं था। दोस्तों, सुपर क्रूज के लिए एयरक्राफ्ट के इंजन्स को इतना ज्यादा पावरफुल होना चाहिए कि वो बिना आफ्टर बर्नर जलाए सुपर क्रूज कर सकें। अमेरिका के F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट में ऐसी कैपेबिलिटी है। दोस्तों, ऐसी कैपेबिलिटी होने के साथ इस एयरक्राफ्ट को इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से डिटेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बढ़ती हैं। इसके साथ रशिया के इंजन के साथ ये प्रॉब्लम रही है कि उनके इंजन मेंटेनेंस फ्रेंडली नहीं है। दोस्तों, हमारे सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उसके इंजन को हर बार मेंटेनेंस ओवरहॉल्स के लिए रशिया भेजना पड़ता था और ऐसा बताया जा रहा है कि सुखोई 57 प्रोग्राम से पीछे हटने के लिए भी यही प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर आपके पास किसी एयरक्राफ्ट की बहुत बड़ी फ्लीट है तो उसे मेंटेन करना बहुत आसान होना चाहिए, लेकिन रशिया के एयरक्राफ्ट के साथ ये प्रॉब्लम आती है। इसके साथ ही अगर रशिया के AL-31 इंजन्स के बारे में बात करें तो उनकी मैक्सिमम लाइफ 3000 आवर्स की है और उन्हें हर 1000 आवर्स के बाद ओवरहॉल की जरूरत होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि हर एक इंजन को उसकी पूरी लाइफ में 3 ओवरहॉल्स की जरूरत होती है। तो अगर हम सुखोई 30M के एक एयर फ्रेम की बात करें तो उसकी 6000 आवर्स की लाइफ है। तो इस एयरक्राफ्ट की पूरी लाइफ के लिए हमें कम से कम 4 इंजन्स की जरूरत है। तो हमें एक सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट के लिए 12 ओवरहॉल्स करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगाएं कि इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस में कितना खर्चा आएगा। अगर हमें इस एयरक्राफ्ट को हर बार मेंटेन करने के लिए फिर से रशिया भेजना पड़े तो हमारी एयर फ्लीट की अवेलेबिलिटी रेट भी बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, जो इस एयरक्राफ्ट के इंजन में प्रॉब्लम थी वो इस एयरक्राफ्ट के नए इंजन के साथ दूर करने की कोशिश की जा रही थी। इस एयरक्राफ्ट के लिए जो एस्डाइल 30 इंजन बनाया जा रहा था वो AL-31 इंजन का ही एक एडवांस्ड वेरिएंट था। लेकिन जब इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की हमारे देश के साथ बात चल रही थी तब ये इंजन अवेलेबल नहीं था। ये इंजन इस एयरक्राफ्ट की पूरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, लेकिन इन इंजन का टाइम पर ना मिलना इस एयरक्राफ्ट में 2 और सालों का डिले ऐड कर देता। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा था कि ये एयरक्राफ्ट का इंजन 2021 तक इस एयरक्राफ्ट में नहीं लगाया जाने वाला था। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस एयरक्राफ्ट का जो इंटरनल वेपन बे है उसमें बड़ी मिसाइल्स कैरी नहीं की जा सकती हैं। दोस्तों, इसके 2 वेपन बे इस एयरक्राफ्ट की फ्यूजलेज के अंदर हैं और इसके साथ ही 2 वेपन बे इसकी फ्यूजलेज के साइड्स पर हैं। इसकी साइड पर लगे इंटरनल वेपन बेस छोटी मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, इन एयरक्राफ्ट के साथ प्रॉब्लम ये बताई जा रही थी कि ये एयरक्राफ्ट
एंटी शिप मिसाइल्स और ब्रह्मोस मिसाइल जैसी मिसाइल को कैरी नहीं कर पाते। अगर इन मिसाइल्स को कैरी करना होता तो इन मिसाइल्स को एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन बे के बाहर एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट के ऊपर कैरी करना पड़ता, जिससे एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमको ये बात भी समझनी होगी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ऐसा नहीं बनाया जाता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा बड़ी मिसाइल्स को कैरी कर सकें। उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी और फीचर उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी होती है। इसीलिए अमेरिका के F-22 फाइटर जेट को एडवांस टैक्टिकल फाइटर जेट कहा जाता है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ किसी भी एयरक्राफ्ट से छुप कर उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। यही कारण है कि ये एयरक्राफ्ट कम पेलोड के साथ भी ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ इसके फ्रंट से ही थी, ये फुल आस्पेक्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं था। दोस्तों, ये प्रॉब्लम चाइना के एयरक्राफ्ट के साथ भी आती है। ऐसा बताया जाता है कि चाइना के एयरक्राफ्ट भी फुल आस्पेक्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। इस एयरक्राफ्ट के सिर्फ फ्रंट से ही स्टेल्थी होने के साथ इस एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ बनाना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक एयरक्राफ्ट के ऊपर रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स और पेंट इस्तेमाल कर लिया तो वो स्टेल्थी बन जाएगा। हाँ, उसकी रडार क्रॉस सेक्शन तो कम हो जाएगी, लेकिन वो पूरी तरह स्टेल्थी नहीं हो जाएगा। एक एयरक्राफ्ट को स्टेल्थी बनाने के लिए हमें उसे शुरू से ही एक ऐसी शेप में बनाना होता है ताकि उसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि जब एक एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाता है तो पहले उसका इंजन चुना जाता है और उसके बाद उस एयरक्राफ्ट को उस इंजन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लेकिन रशिया का इंजन टाइम पर डेवलप ना होने के कारण इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये एयरक्राफ्ट अपने तय किए गए फीचर्स को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाता है। इसके साथ ही अगर इस एयरक्राफ्ट की रडार क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करें तो इस एयरक्राफ्ट की रडार क्रॉस सेक्शन को 0.121 मीटर स्क्वायर बताया जाता है। और वहीं अगर हम अमेरिकन एयरक्राफ्ट की रडार क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करें तो इसे 0.001 मीटर स्क्वायर बताया जाता है। दोस्तों, अगर सुखोई डिजाइन ब्यूरो के हवाले से बात करें तो उनका कहना है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 से लेकर 1 मीटर स्क्वायर तक है। और वहीं अगर हम इसे अमेरिकन फाइटर जेट्स की रडार क्रॉस सेक्शन के साथ कंपेयर करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ बनाने में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उसका रडार क्रॉस सेक्शन को सबसे कम रखना होता है। दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट में कमी रह गई तो उसका रडार क्रॉस सेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब अमेरिका का F-35 एयरक्राफ्ट डेवलप किया जा रहा था तब उसकी टेस्टिंग के दौरान अमेरिकन डिजाइनर को ये समझ नहीं आ रही थी कि हमारे रडार इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट क्यों कर पा रहे थे। लेकिन जब इस एयरक्राफ्ट को एग्जामिन किया गया तब उन्हें पता चला कि इस एयरक्राफ्ट का एक स्क्रू ढीला था, जिसके कारण इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ इफेक्ट हो रही थी। तो दोस्तों, ये तो हो गई इस एयरक्राफ्ट की प्रॉब्लम्स। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या इस एयरक्राफ्ट की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट का नया SDAL-30 इंजन अब पूरी तरह डेवलप हो चुका है और बहुत जल्द इस एयरक्राफ्ट के साथ रशियन मिलिट्री को ये प्लेन्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि रशिया के ये नए इंजन्स 108 किलो न्यूटन्स का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं और 178 kN का आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट जनरेट करते हैं, जिससे ये एयरक्राफ्ट अपने फुल स्पेसिफिकेशन के ऊपर काम कर पाएगा और इसकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी तरह पूरी हो जाएंगी। और इसके साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि रशिया का नया इंजन मेंटेनेंस फ्रेंडली भी है। और इसके साथ ही ऐसी खबरें आई थी कि रशिया इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। रशिया ने इन एयरक्राफ्ट को सीरिया में भी टेस्ट किया है और ऐसा बताया गया है कि उसे सीरिया से ऐसा डेटा मिला है जिससे कि वो इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट की रडार क्रॉस सेक्शन के बारे में रियल डाटा तो रशिया को ही पता होगा, क्योंकि ऐसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में डेटा पूरी तरह सीक्रेट रखा जाता है। तो हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी पब्लिक में मिलेगी। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि रशिया का ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा स्टेल्थी हो और इसके रडार क्रॉस सेक्शन को जानबूझकर ज़्यादा बताया जा रहा हो। दोस्तों, हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि ये एयरक्राफ्ट फिर से हमारे देश को ऑफर किया जा रहा है और ऐसा हो सकता है कि हमारा देश चाइना के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ कम्पीट करने के लिए इन एयरक्राफ्ट को लिमिटेड क्वांटिटी में खरीद ले, क्योंकि अब ये एयरक्राफ्ट रशिया की एयरफोर्स में भी शामिल हो चुका है। तो दोस्तों, अभी देखना यही होगा कि इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के साथ हमारा देश कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारा AMCA प्रोजेक्ट भी अभी डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और तब तक हम स्टॉप गैप मेजर के तौर पर इस नए एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हैं। और जब हमारा AMCA एयरक्राफ्ट बन जाए तब हम हमारे AMCA एयरक्राफ्ट को बड़ी गिनती में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।